प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। महान ऋषि अष्टावक्र ने विचार और कर्म के संबंध में बहुत सहज तरीके से कहा है, कृता कृते च द्वंद्वानि कदा सातानि कस्य वा। किया हुआ कर्म, न किया हुआ कर्म तथा द्वंद्व शांत नहीं होते। मन में विचार का उठना उतना ही आवश्यक है जितना कि एक विचार का कृत्य बन जाना। आवाम की आवाज़ के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि व्यक्ति के भीतर समाज की समृद्धि, विविध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ वंचित वर्गों के विकास के लिए विचार की तरंगें पैदा की जा सकें। अगर हमारी सोच में बदलाव होता है तो उसे कर्म में परिवर्तित होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन ज़रूरी ये है कि सामाजिक उत्थान, मानव कल्याण, राष्ट्र के निर्माण के लिए मन में विचार आए, हमारे भीतर कुछ परिवर्तन हो, ताकि नियत कर्म जीवन की अमृत यात्रा का अभिन्न अंग बन जाए। नियत कर्म से मेरा अभिप्राय है कि जम्मू कश्मीर का पूरा समाज एक मन एक प्रण होकर बदलाव के विचारों और अपने सपनों को साकार करने में जुट जाए। जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम काल है। समाज में हर एक व्यक्ति आज इस बात को महसूस कर रहा है कि तरक्की की ऐसी तेज रफ्तार जम्मू कश्मीर ने कभी नहीं देखी। आम आदमी इस बात को भी समझता है कि बहुत कम समय में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से संशोधनों का इतना व्यापक विस्तार पहले कभी नहीं हुआ। आज हर एक नागरिक के मन में तरक्की एवं आत्मनिर्भरता का संकल्प सर्वोपरि है, यह दिखाई पड़ता है। ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र को पीछे ले जाने वाली ताकतों को अलग थलग किया जाए, ताकि समाज की सृजनात्मक शक्तियां एकजुट होकर शक्तिशाली भारत के सपने को साकार कर सके। हमें संकल्पों की सिद्धि के लिए दीर्घकालिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। विचार की तरंगों और विकास के संकल्पों में तादात्म्य बैठाना होगा। जीडीपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो, स्वच्छता मिशन हो, शहरों का रिजनोवेशन हो, हर एक क्षेत्र में जम्मू कश्मीर नित नई पटकथा लिख रहा है। इसे तरक्की के नए शिखर तक पहुंचाना होगा। नागरिकों की सामूहिक शक्ति और समग्र सोच से हम जम्मू कश्मीर के संकल्प को और भी मजबूत बना सकते हैं। साथियों, अगले बुधवार यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से 2015 से शुरू हुए इस ग्लोबल सेलिब्रेशन ने विश्व को एक योग परिवार के रूप में स्थापित किया है। कोविड महामारी के दौरान पूरी दुनिया के लिए रोकथाम के साधन के रूप में योग ने अपनी महत्ता एवं शक्ति का एहसास कराया है। योग जीवन को संतुलित रूप से जीने की प्रेरणा देता है तथा व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा एवं साहस पैदा करता है। योग समाज एवं विश्व के साथ एकत्व का भाव पैदा करता है। आज दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में योगा थेरेपी पर रिसर्च किया जा रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर तथा अन्य पब्लिक सर्विस सेक्टर में भी तनाव, चिंता, अवसाद कम करने के लिए योग की स्वीकार्यता बढ़ी है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी से पैदा हुए लाइफस्टाइल डिजीजेस को रोकने के लिए योगाभ्यास का सहारा लिया जा रहा है। इस योग दिवस पर सभी संस्थान और लोग योग के गुणों के बारे में लोगों को जागरूक करके समाज के निरोग और स्वस्थ जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। चिकित्सा की रोकथाम प्रणाली की अचूक विधा समाज में सभी को प्रसन्न रखे, तनाव एवं बीमारी मुक्त जीवन हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, अनेक अवसरों पर मैंने प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध की परंपरा को मजबूत करने का आह्वान किया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस ने एक बार फिर हमें एहसास कराया कि धरती के संसाधनों पर हमारा अधिकार अस्थायी है और हमें विकास की ऐसी प्रक्रिया को अपनाना होगा जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इस वर्ष का थीम प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते खतरे से एक नागरिक के प्रयासों को जोड़ना था। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त टेक्नोलॉजी तथा लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को भागीदार बनाना था। एक ऐसा ही छोटा सा प्रयास सोपोर की बेटी
मुफारा माजिद कर रही है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मुफारा माजिद ने पिछले 1.5 साल से सोलर तथा स्टीम ऊर्जा से ऑपरेट होने वाला बोट निर्मित करने के मिशन में जुटी है। अपने छोटे से वर्कशॉप में उसने इसका डिज़ाइन तैयार किया है और अब वो अपने मिशन को मूर्त रूप देने में जुट गई है। मैं उनके एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रयास की सराहना करता हूं तथा इस इनोवेशन के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। छोटे छोटे शहरों और गांवों में पर्यावरण संरक्षण के बारे में चेतना और जागरूकता इस बात को दर्शाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल लिविंग आज समाज की प्राथमिकता बन चुकी है। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में ग्रीन टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग के मद्देनजर सोलर इलेक्ट्रिक बोट जैसे इनोवेशन प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि नई पीढ़ी आज सरल जीवन शैली को स्वयं अपना रही है और अपने प्रयासों से समाज को भी पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक बना रही है। मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तथा बारामूला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुफारा के प्रयासों में हर संभव मदद का निर्देश दूंगा। साथियों, नारी शक्ति एवं उनके संकल्पों की पृथ्वी पर किसी अन्य से तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी परंपरा में कहा भी गया है, नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, अर्थात महिला समाज की सबसे आदर्श वास्तुकार आर्किटेक्ट होती है। उसका संकल्प, उनकी शक्ति एवं उनका सामर्थ्य राष्ट्र एवं समाज की प्रगति का आधार है। आज वह पूरी क्षमता से विश्व के सामने नेतृत्व और अपनी उपलब्धियों का शानदार उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। मैंने पिछले महीने जम्मू कश्मीर की बेटी शीतल देवी को पैरा आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में मेडल जीतने पर बधाई दी थी। आज मैं इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शीतल का जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है और देश की तमाम बेटियों के लिए वह प्रेरणा स्रोत भी बन गई हैं। 16 वर्षीय शीतल किश्तवाड़ के एक गांव में बिना हाथ के पैदा हुई थी, लेकिन उनके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा थी। वह परिवार पर कभी बोझ नहीं बनी और अपनी पढ़ाई लिखाई तथा सारा काम स्वयं करती थी। उसकी प्रतिभा को इंडियन आर्मी ने पहचाना और मैं विशेष रूप से शहीद मेजर अक्षय गिरीश की माताजी श्रीमती मेघना गिरीश तथा जाने माने फिल्म एक्टर श्री अनुपम खेर साहब का जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने शीतल को जीवन में आगे बढ़ने और नई उपलब्धियों को हासिल करने का अवसर प्रदान किया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शीतल की ट्रेनिंग हुई और अपने जज्बे से उन्होंने इतिहास रच दिया। शीतल जैसी बेटियां नए भारत की नारी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और जम्मू कश्मीर की प्रगति में उनके प्रयास नया संबल प्रदान कर रहे हैं। शीतल की सुविधा, ट्रेनिंग तथा अन्य जरूरतों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरे समर्पण भाव से प्रयासरत है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में नारी शक्ति को अनुकूल वातावरण तथा सभी प्रकार के सपोर्ट सिस्टम प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिभा एवं असीम संभावनाओं को पुष्पित होने का अवसर मिला है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि महिला पुरुष की साथी है, जिसमें समान मानसिक क्षमता है। उसे पुरुष कार्यकलापों के छोटे से छोटे क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार है। उसे पुरुष के समक्ष आज़ादी का समान अधिकार है। रियासी के खेरल गांव की महिलाओं ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन तथा जम्मू कश्मीर टूरिज्म के सहयोग से डुग्गर धानी सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा नारी शक्ति की उपलब्धियों का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। रेस्टोरेंट तथा हैंडीक्राफ्ट का मिला जुलाया बिजनेस स्वरूप पौनी ब्लॉक में विमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक बन गया है और सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बडगाम की सैयद रक्सा 10 आर्टिजन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लीड कर रही हैं। उनके ग्रुप ने डलगेट मार्केट तथा अवसर स्कीम का लाभ उठाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग व्यवस्था को मजबूत बनाया है और मात्र 15 दिनों के भीतर उन्होंने 9 लाख रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने हैंडमेड प्रोडक्ट के क्वालिटी कंट्रोल पर भी फोकस किया है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक तथा फॉरेन टूरिस्ट के बीच उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुल 95,324 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में से 59,669 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
महिलाएं ही चला रही और विभिन्न बैंकों के द्वारा उन्हें 1275 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया गया है। मैं समझता हूं कि आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं द्वारा संचालित जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें वैश्विक बाजार में पहुंचने का सामर्थ्य है। हर एक सेल्फ ग्रुप की अपनी ब्रांड पोजीशनिंग है और वही उसकी असली ताकत है। सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपने सामर्थ्य को पहचान कर ब्रांडिंग पर फोकस करने की आवश्यकता है ताकि उनकी विशेषता और उनकी विविधता उनके प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग का अवसर बन सके। सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो रूरल लाइवलीहुड मिशन के हों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज एवं कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, सभी को इंटीग्रेटेड तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के उत्पाद वैश्विक मार्केट के अनुरूप हों, उनकी पैकेजिंग विश्व स्तरीय हो ताकि भविष्य में उनके एक्सपोर्ट की संभावनाओं को भी तलाशा जा सके। आज देश के अनेक राज्यों में इस बात पर बल दिया जा रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से रोजगार भी मिले और ग्लोबल मार्केट में भारतवर्ष का शेयर भी बढ़े। मैं समझता हूँ इस सोच के साथ हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ताकत को साकार करना होगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिशन अमृत सरोवर का भी जिक्र करना चाहूँगा। समाज और तालाब के बीच संबंध उतना ही पुराना है जितनी की हमारी सभ्यता है। तालाब समाज की समृद्धि और जीवंतता का प्रतीक है। तालाब का अपना स्वर, अपनी लय है जो समाज के ताने बाने से जुड़ा होता है। अवघट घाट कबीर का भरे सुनिर्मल होए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जम्मू कश्मीर में ग्राम पंचायतों ने मिलकर 2428 अमृत सरोवरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार किया है। इनमें से कुछ अमृत सरोवरों को केंद्र में रखकर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक पुस्तिका का प्रकाशन किया है। लोगों को ये जानकर शायद हैरानी होगी कि जन भागीदारी से किए गए उनके काम को देखने अब टूरिस्ट भी जाने लगे हैं। ग्राम पंचायतों से जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं उसके मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 4.5 लाख टूरिस्ट अलग अलग जिलों में इन अमृत सरोवरों को देखने पहुंचे थे। यही नहीं, इन अमृत सरोवरों के निर्माण के दौरान 6 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला था और आज लाखों परिवारों एवं किसान भाइयों को इन अमृत सरोवरों का लाभ मिल रहा है। प्रकृति की गोद में बसे खानसाही बडगांव के शांत सरोवर को देखने के लिए अब भीड़ जुटने लगी है। तालाब के किनारे पर शान से लहराता तिरंगा ग्रामीणों को नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई आकांक्षा प्रदान कर रहा है। इसी तरह पुंछ जिले में नूरपुर दाना का अमृत सरोवर जन भागीदारी की शानदार मिसाल पेश कर रहा है। मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इस पुस्तिका के हिंदी एवं उर्दू ट्रांसलेशन का निर्देश दूंगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यह पुस्तिका सभी पंचायतों तक पहुंचे। अभी 1600 और अमृत सरोवरों का निर्माण होना है। मैं चाहता हूं कि सभी पंचायतों के बीच सबसे खूबसूरत अमृत सरोवर बनाने के लिए स्वस्थ कंपटीशन हो और माई गवर्नमेंट JNK पर ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा 3 खूबसूरत अमृत सरोवरों का चयन कर उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस पर बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम पर पूरे जम्मू कश्मीर में जन जागरूकता का अभियान चलाया गया था, लेकिन इस संवेदनशील विषय पर एक दिन का अभियान काफ़ी नहीं है। इस दिशा में लगातार काम करते रहने से ही गांव एवं शहर की तस्वीर बदलेगी। हमें संकल्प लेना होगा कि समाज में प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करने के लिए हम अनवरत काम करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में लोगों ने स्वयं इस बात को महसूस किया है कि ईज ऑफ लिविंग के लिए प्रकृति के साथ तालमेल आवश्यक है। प्रकृति के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता समाज को गतिशील बनाती है। आज क्वालिटी ऑफ लाइफ का पैमाना सिर्फ इमारत और भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत भी जीवन में गुणवत्ता लाते हैं और समाज को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। विकास की नई इबारत पर्यावरण संरक्षण द्वारा ही संभव है। आइए अपने सपनों का शहर एवं गांव बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं, नई तकनीक के अलावा हरियाली को प्राथमिकता देने का संकल्प लें। अनंतनाग से शाहिद हुसैन राथर ने
ब्लू रिवोल्यूशन के लिए फिशरी सेक्टर में टेक्निकल इंटरवेंशन के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि फिशरी सेक्टर में नदियों से फिश उत्पाद की क्वांटिटी में इजाफा हुआ है, लेकिन तमाम लेक के पोटेंशियल्स का अभी तक दोहन नहीं किया जा सका है। उनका आग्रह है कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, स्पेसीज की वैरायटी संबंधित चुनौतियों पर भी तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए तथा फिश सीड एवं ट्राउट प्रोडक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किए जाएं ताकि इस सेक्टर से जुड़े लोग सस्टेनेबल फिश फार्मिंग पर फोकस कर सकें। शाहिद, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सुझावों के माध्यम से सभी नागरिकों को बताना चाहता हूं कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पिछले साल जब चर्चा शुरू हुई थी, तब मैंने इस बात का जिक्र किया था कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और इनब्रीडिंग, डिप्रेशन जैसी तमाम समस्याओं की वजह से फिशरी सेक्टर में वह विकास नहीं हो पाया है जिसकी संभावना थी। इसलिए जिन 29 प्रोजेक्ट्स को लागू किया जा रहा है उसमें फिशरी सेक्टर में टेक्निकल इंटरवेंशन पर विशेष बल दिया जाएगा। मैं इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान में चल रहे किसान संपर्क अभियान में हम उन्हें 4 मुख्य बातों की जानकारी दे रहे हैं। पहला, हम जेनेटिकली अच्छी वैरायटी की फिश सीड इंपोर्ट करेंगे। फिश रियरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। क्लस्टर मोड में नई हैचरीज स्थापित की जाएगी तथा प्रोडक्शन एवं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आवश्यक संसाधन निर्मित किए जाएंगे। हमारा लक्ष्य सीड कास्ट में 30% कमी करना है और सर्वाइवल रेट को 35% बढ़ाना है ताकि अगले 5 साल में हम टोटल फिश प्रोडक्शन को दुगना कर सकें और किसान भाइयों की आमदनी में 100% बढ़ोतरी हो सके। किसान संपर्क अभियान के दौरान सभी अधिकारी क्लस्टर, रियरिंग यूनिट तथा हैचरीज से संबंधित जानकारी लेकर किसान भाइयों तक पहुंच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस सेक्टर में इच्छुक किसान भाई सभी योजनाओं का अवश्य लाभ ले सकेंगे। शाहिद, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इस विषय पर मुझे कुछ सुझाव भेजे। मैं चाहता हूं कि युवा वर्ग भी इससे जुड़े और जिन 150 इंटरप्राइजेस को स्थापित करने के लिए हम काम करना चाहते हैं उसकी बागडोर जम्मू कश्मीर के नौजवान संभालें। पिछले महीने G20 समिट के सफल आयोजन के पश्चात मुझे अलग अलग जिलों से अनेकों पत्र प्राप्त हुए हैं। G20 की सफलता का श्रेय मैं जम्मू कश्मीर की आम जनता को देना चाहता हूँ। जिस प्रकार आम नागरिकों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं जानता हूँ कि आने वाले कई वर्षों तक यह आयोजन जम्मू कश्मीर के लिए यादगार रहेगा। तमाम नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों ने टूरिज्म के संबंध में ढेर सारे सुझाव साझा किए हैं। मैं आज विशेष रूप से अनंतनाग से जावेद अहमद तथा मीर इमाद, बडगाम से मुश्ताक अहमद वानी तथा आरिफा आरा, श्रीनगर से अफजल सिद्दीकी, किश्तवाड़ से अभिषेक शर्मा, जम्मू से अर्नब खजूरिया तथा रजौरी से मोहम्मद असलम का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने G20 के आयोजन में जनभागीदारी की स्पिरिट को सार्थक किया है। जावेद अहमद ने प्रमुख टूरिस्ट लोकेशन पर इंक्लूसिव टूरिज्म को प्रमोट करने के संबंध में लिखा है। उनका कहना है कि दिव्यांग लोगों के लिए इन जगहों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्सेसिबल इंडिया अभियान से संबंधित व्यवस्था निर्मित की जानी चाहिए और वहाँ बोर्ड के माध्यम से लोगों को इन सुविधाओं की जानकारी भी दी जानी चाहिए। जावेद, यह अत्यंत उत्तम सुझाव है और मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस पर आवश्यक कार्रवाई का जरूर निर्देश दूंगा। बडगाम से मुश्ताक अहमद वानी ने लिखा है कि G20 का सफल आयोजन अब हमें अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। सबसे पहला कर्तव्य है कि ब्लॉक दिवस के अवसर पर डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने स्टॉल के माध्यम से नागरिकों को इको टूरिज्म तथा होम स्टे के फायदे के बारे में जानकारी प्रदान करे और टूरिज्म से लोकल कम्युनिटी को भी जोड़ें। ब्लॉक दिवस के माध्यम से युवाओं को जानकारी दी जाए कि टूरिज्म सेक्टर में उनके लिए क्या क्या संभावनाएं मौजूद हैं तथा इको टूरिज्म के प्रमोशन में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। मुश्ताक, आपका यह सुझाव प्रशंसनीय है और यह इस बात को भी दर्शाता है कि आम नागरिकों ने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को बहुत गौर से फॉलो किया है। मैं आपके इन सुझावों पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
तथा टूरिज्म डिपार्टमेंट को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दूंगा। किश्तवाड़ से अभिषेक शर्मा ने लिखा है कि उनके जिले में कई ऐसे खूबसूरत दर्शनीय स्थल हैं जहां बहुत कम इन्वेस्टमेंट में होम स्टे टूरिस्ट हब विकसित किया जा सकता है और लिद्दर रिवर में टूरिस्ट के लिए वाटर स्पोर्ट जैसे बोटिंग, राफ्टिंग तथा कायाकिंग का प्रबंध किया जा सकता है। अभिषेक ने अनुरोध किया है कि उनके जिले में टूरिज्म की अपार संभावनाओं पर एक विस्तृत चर्चा की जाए ताकि वहां मौजूद संभावनाओं को साकार किया जा सके। अभिषेक, मैं जानता हूं आपने जिन कार्य योजनाओं और संभावनाओं का जिक्र किया है उससे समाज के सभी स्तर पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ऐसी गतिविधियां स्थानीय आर्थिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी। आपके सुझावों में G20 का उत्साह और उमंग भी नजर आ रहा है। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को जिला प्रशासन के साथ मिलकर उचित कार्रवाई करने का अवश्य निर्देश दूंगा। साथियों, मैं इस महीने के अनेक सुझावों में जम्मू कश्मीर की शक्ति और नए समाज के संकल्प को अनुभव कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग ने समाज में नई आशा, नया उमंग, नया उत्साह पैदा किया है। अगर कोई इवेंट प्रेरणा बन जाए तो समाज में बदलाव आने में देर नहीं लगती है। मुझे विश्वास है आपके सुझावों पर प्रशासन के मेरे सभी साथियों को भी और अधिक उत्साह और इनोवेटिव तरीके से काम करने की ऊर्जा मिलेगी। बडगाम से अरिफा आरा ने लिखा है कि G20 की सफल मीटिंग के पश्चात पूरी आवाम को पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्ट्स के बारे में जनजागृति के लिए काम करना चाहिए। अरिफा का कहना है जूट बैग, कॉर्न स्टार्च बैग जैसे प्रोडक्ट न सिर्फ रोजगार एवं नए बाजार की संभावना पैदा करेंगे बल्कि G20 के दौरान जिस इको टूरिज्म, सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करने की पहल हमारे देश ने की है उसका केंद्र भी जम्मू कश्मीर बन सकता है। अरिफा ने इस पहल में लोकल बिजनेसेस की सक्रिय भागीदारी के लिए भी लिखा है और प्रशासन से आग्रह किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस कार्य को अंजाम दिया जाए। अरिफा, आपके इन सुझावों के प्रति मैं अत्यंत आभारी हूँ। मुझे विश्वास है इस अभियान से लोग जुड़ेंगे और उनके प्रयास सफल भी होंगे। जनशक्ति की भागीदारी इको टूरिज्म तथा ओवरऑल सस्टेनेबल टूरिज्म के हमारे संकल्प को संबल प्रदान करेगा। मैं सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जन भागीदारी के माध्यम से इन लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में कार्य करने का निर्देश दूंगा। मैं मानता हूं आज जम्मू कश्मीर में टूरिज्म से जुड़े संकल्प को पूरा करने के लिए अत्यंत ही अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। दुनिया के शक्तिशाली देशों को भरोसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने तो यह भी कहा कि उनकी यात्रा अब सिर्फ G20 मीटिंग तक सीमित नहीं है बल्कि वह जल्द ही वापस आकर जम्मू कश्मीर में कुछ वक्त गुजारेंगे। जम्मू कश्मीर के प्रति इस गर्व और सम्मान की भावना ने देश का भी सर स्वाभिमान से ऊंचा कर दिया है। मैं समाज के सभी वर्गों, व्यापारियों, नौजवानों, हॉस्पिटलिटी सेक्टर से जुड़े लोगों का आह्वान करता हूँ कि हमें इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आज पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ना चाहती है। ग्लोबल टूरिज्म मैप पर आज जम्मू कश्मीर को उसकी उचित जगह मिल सकती है। हम मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयासों द्वारा जम्मू कश्मीर को एक नई शक्ति दे सकते हैं। समाज वास्तविक रूप में एक ऊर्जा है, उसका पुरुषार्थ सही दिशा में लगे इसके लिए हर एक व्यक्ति को सृजन की भावना से काम करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। इटली के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार माइकल एंजिलो एक बार चौराहे पर बैठकर अपने हाथों में 3-4 पत्थरों को बार बार उठाकर देख रहे थे। वह उन्हें बड़े प्यार से अपने हाथों से साफ करते और फिर रख देते। फिर वह दूसरा पत्थर उठाकर देर तक देखते रहे, फिर उन्हें साफ करते और रख देते। आते जाते लोग बड़े आश्चर्य से एंजिलो को देख रहे थे। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद कोई पागल व्यक्ति है जो चौराहे पर पत्थरों को इतने ध्यान से देख रहा है और उन्हें साफ कर रहा है। थोड़ी देर में कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उनमें से एक व्यक्ति ने एंजिलो को पहचान लिया। उसने वहां मौजूद भीड़ से कहा कि यह व्यक्ति पागल नहीं है बल्कि प्रसिद्ध मूर्तिकार है। तब भीड़ में से एक सज्जन ने कहा कि भाई कमाल है, तुम मूर्तिकार हो, लेकिन यह बताओ इन पत्थरों में से जीवंत चीजें तुम कैसे निर्मित कर देते हो। एंजिलो ने उससे कहा, मैं कुछ भी नया निर्मित नहीं करता हूँ। जीवंतता
पत्थर में पहले से ही मौजूद है। मैं तो सिर्फ उस ऊर्जा के आसपास जो बेकार चीजें हैं उन्हें छेनी और हथौड़े से काटकर साफ कर देता हूँ। और सच पूछो तो मेरा काम सिर्फ कचरे की सफाई का है, क्योंकि मूर्ति तो पत्थर में पहले से ही मौजूद है। इसी प्रकार समाज की ऊर्जा में भी सफलता की मूर्ति छिपी हुई है। हमें मिलकर उन चीजों को साफ करना है जो प्रगति की राह में रुकावट हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो सामर्थ्य है उसकी कोई सीमा नहीं है। हम उस सामर्थ्य, उस क्षमता का उपयोग कैसे करते हैं यह नितांत आवश्यक है। जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़कर शिखर को छुआ जा सकता है वही सीढ़ी नीचे भी जाती है। सृजन की भावना से अगर 1,30,00,000 नागरिक जम्मू कश्मीर के गौरव को ध्यान में रखकर अपना योगदान देंगे तो हमें तरक्की का शिखर छूने से, समाज की जीवंतता वापस लौटाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। डोडा से अबरार मीर ने जेनरिक मेडिसिन के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। अबरार ने लिखा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित करे जिसमें इन मेडिसिन के बारे में एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन भी उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि क्लिनिकल प्रेस्क्रिप्शन में जेनरिक मेडिसिन का प्रमोशन न सिर्फ गरीब तबके के जीवन में नया परिवर्तन लाएगा बल्कि पूरी चिकित्सा व्यवस्था भविष्य में और अधिक सुदृढ़ होगी। अबरार, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ट्रेनिंग के विषय पर हेल्थ डिपार्टमेंट को विचार करने का आग्रह करूंगा। जेनरिक दवाओं के संबंध में समाज में चेतना जागृत हो एवं अधिक से अधिक आबादी इस सेवा का लाभ उठाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत कम समय में 227 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और प्रतिदिन 32,000 पेशेंट्स इन जन औषधि केंद्र की दवाओं का लाभ उठा रहे हैं। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जन औषधि केंद्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर के नागरिकों के 206 करोड़ रुपए की बचत हुई है। अमृतकाल में हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम 75 जन औषधि केंद्र स्थापित हो सकें और इस कार्य को 2025 तक पूरा कर लिया जाए। समाज के कुछ वर्गों में जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी को लेकर तरह तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए भी कुछ महीने पहले मास मीडिया तथा सोशल ग्रुप्स जैसे आंगनबाड़ी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तथा यूथ क्लब के सहयोग से अभियान चलाने का निर्देश दिया था। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार जेनरिक मेडिसिन का लाभ उठा सकें। प्यारे भाइयों और बहनों, 1 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा का विशेष और बहुत व्यापक अर्थ है। यह समूची सृष्टि के कल्याण, समाज के सभी वर्गों के उत्थान तथा नए विचारों के आवागमन का प्रतीक भी है। हमारे पूर्वजों ने इस यात्रा की परिपाटी के पीछे एक पूरी व्यवस्था निर्मित की थी ताकि बाबा अमरनाथ के दर्शन लाभ के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत, उनकी खातिरदारी पूरा समाज मिलकर एक साथ करे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। हजारों हजार साल से जम्मू कश्मीर का संपूर्ण समाज मिलकर सभी पंथों के अनुयायी एक साथ जुड़कर इस तीर्थ यात्रा में अपने अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा से निभाते रहे हैं। मैं जानता हूँ आवाम का प्रत्येक वर्ग श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए पूरे वर्ष प्रतीक्षा करता है। इस वर्ष भी सभी नागरिकों की भागीदारी संस्कृति एवं आध्यात्म के इस महापर्व के आयोजन को अवश्य सफल बनाएगी तथा देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सहायक सिद्ध होगी। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि इस पूरे यात्रा के दौरान आप सबका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। जय हिंद।